दोस्तों नमस्कार। भारत की राजनीति के अपने इतिहास में क्रोनी कैपिटलिज्म का ऐसा चेहरा इस देश ने इससे पहले कभी देखा नहीं था और भारत के शेयर बाजार के भीतर कभी किसी ने यह सोचा नहीं था कि कोई बड़ी कंपनी, कोई बड़ा कॉरपोरेट और जिसका नाम समूची दुनिया में हो, वह एफपीओ लेकर आए और उसके बाद एफपीओ उसे वापस लेना पड़ जाए। यानी जिसकी ताकत दुनिया मानती हो, भारत के भीतर जिसका सिक्का चलता हो, वह 20,000 करोड़ रुपए जुगाड़ नहीं पाया। यह कौन सी स्थिति है? भारत की राजनीति हार रही है या भारत का शेयर बाजार ढहढहा रहा है? भारत के निवेशकों का भरोसा क्या अपने ही शेयर बाजार को लेकर डामाडोल है या फिर कॉरपोरेट पहली बार राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल करके अपनी ताकत को जिस तरीके से बढ़ाता चला गया, उसमें निवेशकों को भी समझ में आ गया कि निवेशक कोई वोटर नहीं है। और जो खुदरा निवेशक थे वो 7 एफपीओ के खड़े नहीं हुए। लेकिन इस खेल से पहले भारत की राजनीति, उसके क्रोनी कैपिटलिज्म का चेहरा यानी सत्ता और कॉरपोरेट की सांठगांठ और इन सब के बीच भारत की बढ़ती इकोनॉमी के दायरे में खुद को खड़ा होकर सोचने की आज कोशिश कीजिए। इतिहास में तमाम अंतर्राष्ट्रीय पन्नों को खोलिएगा तो आपको वाटरगेट कांड याद आएगा। निक्सन की गद्दी चली गई थी। उसके बाद याद कीजिए, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे हैरोल्ड मैकमिलन, उनकी कुर्सी भी कुछ इसी तरीके से गई थी जिस स्कैम को उभारा गया था। और हाल में ही याद कीजिए श्रीलंका में क्या हुआ, राजपक्षे को गद्दी क्यों छोड़नी पड़ी। और अगर यह नहीं याद कर पाते और शेयर मार्केट के भीतर आप जाना चाहते हैं तो याद कीजिए फाइनेंस मिनिस्टर टी कृष्णमचारी। उस समय क्या हुआ था, एलआईसी ने कोलकाता के एक बड़े बिजनेसमैन के शेयर को खरीदना शुरू किया था। आरोप लगे और उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर कृष्णमचारी की कुर्सी चली गई। भारत के भीतर लेकिन कभी ऐसा शेयर बाजार में नहीं हुआ कि कोई एफपीओ लेकर आए और फिर यू टर्न ले ले और कहे हम इसे वापस ले रहे हैं। और वापस लेते वक्त उनका जो वक्तव्य गौतम अडानी जी का निकल कर आया वो पहले गौर कर लें, उसके बाद जरा समझने की कोशिश कीजिए कि 3 साल में इतिहास है कि किसी भी कंपनी का शेयर ग्रोथ जो था वह 1000% से ज्यादा बढ़ता चला गया। इससे पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। फिर इस बार क्यों हुआ? सरकार का समर्थन था या फिर सरकार ने ही दरअसल अडानी समूह की नींव को बनाया था और पहली बार राजनीतिक नींव डगमगाने लगी है? इन सारे सवालों के साए तले आज गौतम अडानी जब सामने आए तो उन्होंने क्या कहा? मौजूदा ऑपरेशंस भविष्य की योजनाओं पर फर्क नहीं पड़ेगा, एक भरोसा दिला रहे हैं। लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन पर फोकस रखना जारी रखेंगे और हमारी आंतरिक ग्रोथ जो है उसी के जरिए आंतरिक संसाधनों से परिस्थितियों को मैनेज किया जाएगा। यह मैनेज शब्द जो है यह एफपीओ के साथ भी जुड़ा है, क्योंकि ध्यान दीजिए खुदरा निवेशक एफपीओ के साथ नहीं जुड़े, क्योंकि हिडेनबर्ग रिसर्च के आने के बाद दुनिया भर में जो शोर शराबा हुआ और राजनीतिक तौर पर अडानी को लेकर जो शोर राजनीतिक दलों ने उठाया, उसके बाद कई सवाल तो खड़े हो गए थे। लेकिन आज भी देखिए शेयर बाजार में अडानी ग्रुप के शेयर्स ठहर नहीं पा रहे हैं, यानी भरोसा डिगा हुआ है, कोई उम्मीद बंद नहीं रही है। तो क्या यह माना जाए कि एफपीओ को लेकर जो अपने करीबी थे उनके जरिए जो चेक लिए गए वो चेक बाउंस ना कर जाएं, क्योंकि 3 दिन के भीतर उसकी भी परीक्षा हो जाती है। उससे पहले अपने तौर पर पैसे की व्यवस्था की जाए और उन चेक देने वालों को पैसा उनके खातों में रखा जाए और फिर वहां से पैसा रोटेट किया जाए। यह भी संभव नहीं हो पाया क्या? और इसका तीसरा सवाल है कि जब पैसे का जुगाड़ हो नहीं पा रहा है तो ऐसे में किसी भी हालत में आप एफपीओ को वापस ले लीजिए और अपने निवेशकों पर भरोसा जताइए। निवेशक आप पर भरोसा जता दें, इस उम्मीद में आगे बढ़ जाइए, अन्यथा समूची जमीन किसी गहरे खाई में तब्दील हो जाएगी। इसीलिए जब गौतम अडानी आज सामने आए तो उन्होंने कहा कि पिछले हफ्ते स्टॉक में हुए उतार चढ़ाव के बावजूद कंपनी के बिजनेस और उसके मैनेजमेंट में आपका भरोसा हमारे लिए आश्वासन देना है। वह निवेशकों से कह रहे हैं, निवेशक कौन है? फिर वो कहते हैं मेरे लिए मेरे निवेशकों का हित सर्वोपरि है।
हर कोई जानता है कि अडानी का नाम जैसे ही मौजूदा सत्ता से जुड़ा, उनके निवेशक उनके साथ जुड़ते चले गए और उनकी तादाद बढ़ती चली गई, क्योंकि हर कोई मान रहा था जब नरेंद्र मोदी को 2014 में जीत के बाद 2019 में और बड़ी जीत मिल जाती है, विपक्ष धराशायी हो चला है, कोई नेता खड़ा हो नहीं पा रहा है, तो उन्हें डिगाएगा कौन? और जब उन्हें कोई नहीं डिगाएगा तो फिर अडानी इस पीछे जा कैसे सकते हैं? यह उनकी ताकत थी और निवेशक जुड़ते चले जा रहे थे। इसीलिए उन्होंने कहा कि मेरे लिए मेरे निवेशकों का हित सर्वोपरि है। यह एक पॉलिटिकल भाषा भी है। कोई पॉलिटिकल पार्टी अपनी जिस रास्ते वो कैडर बेस्ड बनाती है या वोट बैंक बनाती है, वो जाति के नाम पर हो या धर्म के नाम पर हो, उस दिशा में उसके लिए वो परिस्थिति सर्वोपरि होती है। तो क्या उसी रास्ते इस वक्त अडानी शेयर बाजार में अपने निवेशकों को लेकर चल रहे हैं? क्योंकि उसके बाद वो कहते हैं बाकी सब कुछ सेकेंडरी है, यानी निवेशक महत्वपूर्ण है, और निवेशक ही साथ इस बार एफपीओ में दे नहीं रहा था। आगे कहते हैं इसीलिए निवेशकों को संभावित नुकसान से बचाने के लिए हमने एफपीओ वापस ले लिया। बोर्ड ने महसूस किया कि एफपीओ के साथ आगे बढ़ना नैतिक रूप से सही नहीं होगा। नैतिकता का तकाजा है, पैसे का जुगाड़ नहीं है। एफपीओ के जरिए 20,000 करोड़ भी बाजार से निकाल पाने की स्थिति में कंपनी आ नहीं पा रही है, और जिस पर इन्होंने ऑफर प्राइस किया था उससे लगभग 1200 रुपए नीचे शेयर जा चुके हैं। 2000 के नीचे शेयर है और ऑफर प्राइस था 3267। इस परिस्थिति में आप कुछ भी खरीदें और कुछ भी बेचें, नुकसान आप ही का होगा। तो एफपीओ को वापस लेने के अलावे कोई दूसरा रास्ता निकलता नहीं। अब इसके बाद जब वो ये कहते हैं कि हम अपने लोगों को रिफंड देने के लिए अपने बुक रनिंग लीड मैनेजर्स के साथ काम कर रहे हैं, तो एक मैसेज निकलता है, फंड है या नहीं है, या वैल्यूएशन कहीं ज्यादा दिखाई गई और उसी आधार पर जब बैंकों से लोन उठाने की शुरुआत हुई, तो इससे पहले क्या बैंकों को और आरबीआई को किसी ने चेतावनी दी नहीं थी? हमें लगता है आज इस पन्ने को भी जरा आप समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एक वक्त अनिल अंबानी का क्या हुआ था। अनिल अंबानी दुनिया के 7वें रईस शख्स थे। आज की तारीख में वह खुद को दिवालिया घोषित कर चुके हैं। तो क्या अडानी कहीं उसी रास्ते पर तो नहीं है? और अंबानीज के यानी अनिल अंबानीज के रिश्ते भी राफेल डील के सामने खुलकर मोदी सत्ता के साथ आए थे। नागपुर के करीब उन्होंने एक क्रिएट भी कर लिया था कि यहां पर राफेल जहाज बना करेंगे, उसके कल पुर्जे वहीं पर बनेंगे। लेकिन हुआ क्या? वह दिवालिया हो गए। तो क्या मौजूदा वक्त में राजनीति इस इकोनॉमी के सामने बार बार हार रही है, जिस इकोनॉमी को वो राजनीति से हाँकना चाहती है? क्या यह मोदी सत्ता की सबसे बड़ी हार है? अनिल अंबानी के बाद अडानी हो सकता है, हो इसलिए सकता है क्योंकि सितंबर 2022 आरबीआई बीएसआर डाटा क्या कहता है, उसके बाद जरा समझिएगा कि क्यों ये मुश्किल हालात हैं। आरबीआई बीएसआर डाटा सितंबर 2022 का कहता है कि 599 कंपनी जो 100 करोड़ से ज्यादा का लोन जिन्हें दिया गया और उनका इंटरेस्ट रेट कितना था, सिर्फ 5% या उससे कम। यानी भारत के भीतर में आप एजुकेशन लोन ले लीजिए, हाउसिंग लोन ले लीजिए, कोई भी लोन ले लीजिए, इतने कम कीमत पे लोन नहीं मिलेगा। तो क्या बैंकों के साथ खुले तौर पर खिलवाड़ कॉरपोरेट के जरिए हो रहा था और उसमें अगुवाई क्या अडानी ग्रुप कर रहा था? क्योंकि जो आरबीआई बीएसआर का डाटा सितंबर में आया, उसने यह भी बताया कि 6,243 कंपनी विद क्रेडिट लिमिट जो उनका था अबव 100 करोड़ है, उनको जो लोन दिया गया वो लगभग 24,93,731 करोड़, जो 8% से कम इंटरेस्ट रेट पे दिया गया। और इसीलिए यह सवाल उठा था कि अगर 100 करोड़ से ज्यादा पर इंटरेस्ट रेट आप लोन जब देते हैं तो 5% से कम लगाते हैं और फिर 8%, तो इसलिए इस देश के भीतर में जो आम लोग लेते हैं, बैंक में पैसा जमा करते हैं और वो लोन लेने जाते हैं, तो उनको ज्यादा इंटरेस्ट पर लोन क्यों दिया जाता है? और सरकार की फाइल और आरबीआई की फाइल जब बताती है कि जो बड़े लोन लेते हैं वो लौटा नहीं पा रहे हैं, तो इसके मतलब क्या है? यहीं से सवाल होता है उस राजनीति का जिस राजनीति ने शेयर बाजार के भीतर दखल की शुरुआत की, और दखल के जरिए उन बड़े कॉरपोरेट के गुलदस्ते के भीतर उन्होंने एक दो कॉरपोरेट को चूज किया और भारत के भीतर के जो पीएसयूज थे उनको चूज किया कि आपको पैसा कहां कैसे लगाना है। इसीलिए
जो सत्ता के नजदीक उस दिशा में लगातार एलआईसी हो या एसबीआई हो लगातार शेयर खरीद रहा है। तो जब अब एफपीओ वापस लिया गया तो क्या एलआईसी का बोर्ड इस बात की जानकारी नहीं रखता था जब वो पहले दिन से कह रहा था नहीं नहीं कुछ नहीं होगा? एसबीआई का बोर्ड नहीं जानता था? शायद इसीलिए जो सारी परिस्थिति थी उसमें इससे पहले सितंबर में ही फिच रेटिंग की जो क्रेडिट साइट्स है उसमें इस बात का जिक्र था कि इस तरीके से आप हैवी कर्ज दे देते हैं और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट लगाते हैं उसमें तो बैंक डूब जाएंगे। और बाकायदा जो पीपल्स कमीशन ऑन पब्लिक सेक्टर एंड पब्लिक सर्विसेज है उन्होंने एक लेटर लिखा, आरबीआई के गवर्नर को लिखा, आरबीआई के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लिखा, तमाम पब्लिक सेक्टर बैंक के डायरेक्टर्स को पत्र लिखा गया और उसमें 3-4 बातों का खुले तौर पर जिक्र किया गया। पहली बात थी हर बैंक को तुरंत एसेट क्वालिटी का रिव्यू करना चाहिए, जो नहीं किया गया। बड़े कॉरपोरेट को दिए गए कर्ज का उसे आकलन करना चाहिए और कर्ज देना रोक देना चाहिए, यह भी लेटर में लिखा हुआ था। जो आप कर्ज देते हैं उसमें उस दिशा में जाइए जहां पर देश के भीतर कुछ अनुकूल परिस्थितियों, उसमें एग्रीकल्चर और एमएसएमई का खास तौर पर जिक्र था। और जो सब्सिडी का डिसएडवांटेज, जिनको एडवांटेज नहीं मिल पा रहा है, उस दिशा में भी आपको बढ़ना चाहिए। यह उस लेटर में लिखा गया था जो पीपल्स कमीशन ऑन पब्लिक सेक्टर एंड पब्लिक सर्विसेज के जरिए लिखा गया था। और यह भी कहा गया था कि जो बैंक की स्कीम है को लैंडिंग अरेंजमेंट की, जो एनबीएफसी के साथ है, उस पर भी आप रोक लगा दीजिए। लेकिन कुछ नहीं हुआ। और ध्यान दीजिए ये पूरा का पूरा शेयर बाजार और अडानीज को लेकर जो रिएक्शन और रिपकल्शंस हैं वह हिडेनबर्ग रिसर्च को लेकर है। लेकिन आज जब सामने आए गौतम अडानी तो उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा हमारी बैलेंस शीट इस समय बहुत मजबूत है, हमारा कैश फ्लो और एसेट सिक्योर है, साथ ही कर्ज चुकाने का हमारा रिकॉर्ड सही रहा है। इन बातों के बाद उन्होंने आखिरी बात जो कही कि जैसे ही बाजार स्थिर होगा हमारी कैपिटल मार्केट स्ट्रेटजी का हम रिव्यू करेंगे और पूरा सहयोग हमें इस बाजार से मिलता रहेगा। इस उम्मीद के साथ उन्होंने अपनी बात जो 4 मिनट में कही वो खत्म की। और यहीं से एक दूसरा सवाल निकला कि क्या वाकई इस देश के भीतर में, चाहे वो मुंद्रा पोर्ट के सफर से निकलते निकलते आप मुंबई के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक पहुंचिए और इस दौर में देश के तमाम सेक्टर्स को लेकर जो बेसिक चीजें, सुविधाएं, चाहे वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के जरिए हो या अलग अलग स्टेट्स ने जो राहत और रियायत अडानीज ग्रुप को दी, उसकी वजह क्या है? वह किसी दूसरे ग्रुप को क्यों नहीं मिली? तो क्या राजनीतिक हस्तक्षेप इतना ज्यादा था कि उनके लिए रेड कारपेट बिछी हुई थी? और इस दौर में जब जनता समझने लगी कि उसका पैसा डूब रहा है, ये तो अच्छा है कि एफपीओ को वापस ले लिया गया, अन्यथा एलआईसी का पैसा तो डूब जाता, क्योंकि वह तो चेक से वापस करने की स्थिति में कोई था नहीं और इनको वापस करने के लिए पैसे का जुगाड़ नहीं हो रहा था। तो क्यों एसबीआई और एलआईसी पर कोई कार्रवाई डायरेक्टर्स को लेकर नहीं होनी चाहिए? अगर इस स्थिति में भारत की राजनीति ने भारत के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को अपने दायरे में ले लिया है तो 3 सवाल शायद मौजूदा वक्त में सबसे बड़े हैं जो शेयर बाजार के आगे की परिस्थिति है। शेयर बाजार में पैसा लगाने वाले लोग जो हैं वो बैंकों से जुड़े हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं और अलग तादाद में वह इंडस्ट्रियलिस्ट के तौर पर हैं, कॉरपोरेट के तौर पर भी उनकी पहचान है। अगर इस पूरे तमाम माध्यमों के भीतर झांक कर देखें तो कौन कौन से ग्रुप इस दौर में आगे बढ़े, उनकी संख्या आप उंगलियों पर गिनेंगे तो 5 और 6 ही आएंगे। तो क्या इसका मतलब यह माना जाए कि राजनीतिक दखल हो और राजनीतिक सत्ता का साथ हो तो फिर आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, आपको रोकने वाला कोई नहीं होगा? दूसरा, राजनीतिक सत्ता का साथ है, अगर यह परसेप्शन बाजार में बन जाए तो फिर आप किसी भी क्षेत्र में कदम रखेंगे उस क्षेत्र की राजनीति अपने आप को सिकोड़ लेगी, क्योंकि इनके संबंध राजनीतिक तौर पर जब मुख्य सत्ता के साथ खड़े हैं तो फिर हमारी क्या हैसियत? और मौजूदा वक्त में जो तीसरा सबसे बड़ा सवाल है, भारत के भीतर का फेडरल स्ट्रक्चर हो, राज्यों में मुख्यमंत्रियों की भूमिका हो, या इस दौर में फाइनेंशियल कमीशन की रिपोर्ट भी आप देखिए जो 15वीं रिपोर्ट आई है, या आरबीआई के जरिए जो जीएसटी पैसा नहीं मिल पाता है उसमें जो कहा जाता है हर राज्य को कि आप लोन ले लीजिए, तो राज्यों और केंद्र के भीतर की जो लकीर थी केंद्र ने उसे अपने साथ कर ली।
प्रधानमंत्री मोदी के पूरे गवर्नेंस की ताकत इस रूप में देश के भीतर निकल कर आई कि कोई उस दिशा में देख नहीं सकता है। इसीलिए वो चाहे कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री अपने तौर पर क्यों ना हो, राजस्थान में गहलोत, छत्तीसगढ़ में बघेल, क्या वहां पर माइन नहीं मिली? क्या वहां पर सोलर एनर्जी को लेकर समझौता नहीं हुआ? तो वहां का समझौता ठीक कैसे हो सकता है जब ओवरऑल परिस्थिति में सत्ता की दखल कॉरपोरेट के साथ है और वैल्यूएशन 1097% का ग्रोथ 3 साल के भीतर दुनिया की किसी कंपनी का ऐसा ग्रोथ इससे पहले कभी नहीं हुआ है। इससे पहले कभी नहीं हुआ कि बजट के दिन देश के सबसे रईस कॉर्पोरेट के शेयर को खरीदने वाला कोई नहीं। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि आप एफपीओ लेकर आए और 20,000 करोड़ का जुगाड़ भी न कर सके, जिनकी ताकत बरस भर पहले 22 लाख करोड़ से ज्यादा हुआ करती थी। आप कल्पना कर रहे हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भारत की अर्थव्यवस्था के साथ जो राजनीतिक तौर पर खिलवाड़ है, उस खिलवाड़ पर आंखें मूंद ली उन ग्रुप्स ने भी जिनका इससे लाभ हो रहा था। आप कहेंगे उनके पास ऑप्शन क्या था? और यहीं से वो राजनीति की डोर की शुरुआत होती है जो खुले तौर पर बतलाती है कि राजनीति ने ना सिर्फ भारत की पॉलिसीज को हड़पा, उस पॉलिसीज के इंप्लीमेंट के तौर तरीकों को हड़पा, बल्कि समूची परिभाषा जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को संभालने और उसको गवर्न करते हुए लोगों के अनुकूल बनाने की होती है, सीधा हमला उसी पर हुआ है। और यह खतरे की घंटी है। इसीलिए हमने आपसे शुरू में कुछ बातों का जिक्र किया था। हालांकि भारत के भीतर जब झांकिएगा तो आपको सिर्फ एक ही शख्स मिलेगा, वो थे लाल बहादुर शास्त्री। जब ट्रेन एक्सीडेंट हुई तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। आंध्र प्रदेश में हुई थी, नेहरू जी ने उनका इस्तीफा नहीं स्वीकार किया। कुछ दिनों के बाद तमिलनाडु में एक रेल टकरा गई और उनका इस्तीफा हो गया। उन्होंने कहा नैतिक तौर पर मैं इस्तीफा देता हूं। यही स्थिति टीटी कृष्णमचारी के साथ हुई थी जब एलआईसी शेयर खरीद रहा था बंगाल या कोलकाता के उस बिजनेसमैन का जो कि एक संदेह के दायरे में थे। उनका इस्तीफा भी नैतिक तौर पर देते हुए वो वहां से अलग हो गए। लेकिन इस दौर में नैतिकता गायब है। हालांकि अपने भाषण के भीतर में नैतिक शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया गया कि हम एफपीओ के साथ आगे बढ़ना नैतिक रूप से सही नहीं होगा, यानी धोखा नहीं देंगे शेयर बाजार को, इसलिए इस्तेमाल गौतम अडानी जी ने किया। यह सवाल भारत के भीतर बड़ा हो चला है कि क्या अडानी डूब तो नहीं रहे हैं? यह सवाल बड़ा हो चला है कि अगर शेयर बाजार के भीतर अब अगर हेल्दी तरीके से ट्रांजैक्शन शुरुआत हो तो क्या ये शेयर बाजार ढह के 50-55 हजार पर तो आकर नहीं टिक जाएगा? ये सवाल बड़ा हो रहा है कि जो वैल्यूएशन और उसके आधार पर जो बैंकों का लोन है, जो बार बार एनपीए को बढ़ाता चला जा रहा है, क्या एक झटके में अगर हेल्दी तरीके से इस देश की इकोनॉमी को संभालने की सोच आज की तारीख में सरकार ले लेती है तो क्या बैंकों का एनपीए कुलांचे तो नहीं मारने पड़ेगा और हर बैंक की बैलेंस शीट डगमगा तो नहीं जाएगी? इन तमाम सवालों के बीच आखिरी जवाब यही है कि बरस भर के बाद इस देश में लोकसभा चुनाव होने हैं और उस लोकसभा चुनाव में जो वोटर है, जो शेयर बाजार से जुड़ा है, क्या उसकी इतनी ताकत है कि वह इस देश की इकोनॉमी को लेकर और मौजूदा वक्त में शेयर बाजार के डामाडोल परिस्थिति और क्रोनी कैपिटलिज्म को लेकर मुद्दा बना दे और देश की राजनीति को हिचकोले खिलाते हुए पटरी पर लाने की कोशिश करे? क्या उसकी यह ताकत है या उसकी ताकत नहीं है और इस देश में वोटर सबसे बड़ा वो है जो न्यूनतम की लड़ाई लड़ रहा है? क्या इन दो परिस्थितियों के बीच भारत की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां राजनीति को डिफाइन करती है और राजनीति इन्हीं दो परिस्थिति को अपने अनुकूल करने के लिए हर चीज को अपने हाथ में ले लेती है? उसने इस देश के तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस को हाथ में लिया। कोई ब्यूरोक्रेट्स आज की तारीख में कुछ कह नहीं सकता है। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन है, जिनकी अपनी स्वायत्तता है, वहां से कोई आवाज सत्ता के बगैर नहीं आती है। ये होते होते इस देश के तमाम इंस्टीट्यूशंस के साथ सवाल सुप्रीम कोर्ट का भी आया कि वहां पर भी हमारी दखल होनी चाहिए क्योंकि हमें जनता ने चुना है। तो आखिरी सवाल, जिस सरकार को जनता ने चुना है वो सरकार बार बार कहती है कि हमें जनता ने चुना है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, और जनता पर ही जब शेयर बाजार में हमला है,
किसानों पर हमला है, उनकी अपनी बेरोजगारी को लेकर समस्या है, शिक्षा हेल्थ व्यवस्था को लेकर चिंता है, तो इस जनता को 5 साल के बाद सोचने का मौका मिलेगा या उस मौके को भी राजनीति अपने तरीके से हड़प लेगी या अनुकूल बना देगी। शायद परीक्षा इसी बात की है कि सबसे पहले ढलेगा कौन, अडानी या मोदी। इंतजार शायद इसी बात को लेकर है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।